एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे वह शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वो शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अधरे लट्टे पर पड़ी। बस वो उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्रा किर्रा की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रा किर्रा का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वो और जोर से अरे, अब भी पिंगलेक जो शिकार करके लाता है, उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? ये तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है, जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात ये कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटेक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में ये सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है, उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटेक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे
पता कि वे डरे हुए हैं। लो, ये भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राजसेवा के बारे में मैं नहीं जानता, ये तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवाधर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना, सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर, विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूँगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में ही मैंने ये नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो। करटक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी